बेस्ड ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान में जनता का हल्ला बोल जारी, करीब 2500 की मौत। ट्रंप ने कहा मदद आ रही है, कतर ने की शांति की अपील। यूपी एसआईआर की जुलाई पर चुनाव आयोग सख्त, 8 विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ किए गए तलब। 48 घंटे के भीतर मतदाताओं की समस्याओं का निस्तारण अनिवार्य। बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थमा। कल मतदाता वोटिंग करने के लिए निकालेंगे सुरक्षा व्यवस्था सख्त। घने कोहरे और भयंकर ठंड के बीच माघ मकर संक्रांति स्नान पर्व की हुई शुरुआत। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में देखा गजब उत्साह। गंगा के सभी घाटों पर लोग स्नान, दान और पूजा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ईरान जनता का हल्ला बोल जारी, खामेनेई शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। 18,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ट्रंप ने कहा मदद आ रही है, क्या अमेरिका करेगा हस्तक्षेप। कतर ने शांति की अपील की। ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ जनता का हल्ला बोल जारी है। जनता सुप्रीम नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब तक विरोध प्रदर्शनों में 2500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 18,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी बीच कतर ने हालात को शांत करने की कोशिशों का समर्थन किया है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के सुरक्षा अधिकारियों से फोन पर बातचीत के बाद कहा कि दोहा तनाव खत्म करने और शांतिपूर्ण समाधान की सभी कोशिशों के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मदद आ रही है और उन्होंने ईरान में रह रहे अमेरिकियों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि यह कार्रवाई किस तरह की होगी। ट्रंप ने कहा अगर उन्हें फांसी दी गई तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जो अब तक नहीं देखा गया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और पूर्व संसद अजय अध्यक्ष अली लारीजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया। उन्होंने ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सीधा आरोप लगाया है। आपको बता दें, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के सुरक्षा अधिकारियों से फोन पर बातचीत के बाद कहा कि दोहा तनाव कम करने और शांतिपूर्ण समाधान की सभी कोशिशों के साथ खड़ा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, जिस तरीके से ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है ईरान को कि बहुत बुरा होगा, मदद चाहिए अमेरिका की, हस्तक्षेप करेगा अमेरिका, इससे क्या और जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ईरान में जिस तरह से खामेनेई शासन के खिलाफ जनता का हल्ला बोल जारी है, उसको देखते हुए एक खामेनेई शासन ने दमनकारी नीति को जारी रखा है। और आज जो खबर आ रही है कि आंदोलनकारियों से कुछ चुने हुए नेताओं को जिन्हें हिरासत में लिया गया है, ईरान का खामेनेई शासन खुलेआम उनको फांसी देने जा रहा है। इसको लेकर के अमेरिका काफी हमलावर है और यह उनको चेतावनी दी है कि हमारी जो सेना है हम कार्रवाई करेंगे, हमारी सेना रास्ते में है। और ईरान की जनता को धैर्य बनाया है और कहा है कि ईरान की जनता जितना हो सके संस्थाओं पर काबिज हो। और ईरान के जो निर्वासित शासक थे, जिनको इस्लामी आंदोलन के बाद उनको सत्ता से हटा दिया गया था, वो रजा पहलवी अमेरिका में रह रहे हैं, वो भी ईरान वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ईरान को जब अमेरिका की धमकी मिली है तो ईरान ने भी अमेरिका को जवाब देते हुए कहा है कि यदि अमेरिका का कोई हमला हुआ तो हम अपने देश के ऊपर हमला मानेंगे और अमेरिका के मिलिट्री संस्थानों के ऊपर और साथ साथ इजराइल के ऊपर भी हम हमला करेंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि इस तनाव के जद्दोजहद के बीच अमेरिका की सेना कब तक ईरान पर कोई एक्शन लेती है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, खामेनेई शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच 18,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे बीएमसी चुनाव को लेकर। बीएमसी चुनाव प्रचार थमा, 15 जनवरी को है वोटिंग। महायुति और ठाकरे ब्रदर्स के बीच कड़ा मुकाबला।
सुरक्षा व्यवस्था सख्त। बीएमसी चुनाव के लिए प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थम गया है। अब 15 जनवरी 2026 को मतदाता वोटिंग करने के लिए निकालेंगे, जहां महायुति और दोबारा साथ आए ठाकरे ब्रदर्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस चुनाव पर देश भर की नजर इसलिए भी रहती है क्योंकि बीएमसी सबसे अमीर नगर निगम है। इसका बजट कई छोटे राज्यों के बजट से भी बड़ा होता है। प्रचार के आखिरी दिनों में यह चुनाव मराठी बनाम गैर मराठी की बहस पर अटका। इस विवाद को बीजेपी नेता अन्नामलाई की टिप्पणी से भी हवा मिली। उन्होंने कहा था कि मुंबई केवल महाराष्ट्र का शहर नहीं बल्कि एक वैश्विक शहर है, लेकिन फिर भी इसके हालात खराब है। इस पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भड़क गए। उन्होंने अन्नामलाई को रसमलाई कहा। इतना ही नहीं, लुंगी पुंगी बोलकर मजाक भी उड़ाया। राज ने कहा कि बाहरी राज्यों के नेता मुंबई को लेकर इस तरह की टिप्पणी ना करें। जमीनी स्तर की बात करें तो 69 सीटों पर शिवसेना और शिंदे की शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला है। इससे शिवसेना की विरासत का असली दावेदार तय हो सकता है। वहीं शिवसेना 97 सीटों पर बीजेपी से भिड़ रही है, जबकि कांग्रेस 88 सीटों पर बीजेपी का सामना कर रही है। वहीं शिंदे की शिवसेना का सामना 18 सीटों पर एमएनएस से और 53 सीटों पर कांग्रेस से होगा। वहीं बीजेपी और एमएनएस के बीच लगभग 35 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। महिलाओं को लुभाने के लिए ठाकरे बंधुओं ने अपने घोषणा पत्र में बेस्ट बस किराए में 50% की छूट और छोटे व्यवसाय के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए के ऋण का वादा किया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे रैन बसेरे को लेकर। रैन बसेरों की बदहाल स्थिति पर सुनवाई। रैन बसेरों पर दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। रैन बसेरों की बदहाल स्थिति पर सख्त रुख। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से जवाब तलब। दिल्ली इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन गरीब और मजबूर लोगों को झेलनी पड़ रही है जिनके पास सिर छुपाने की कोई पक्की जगह नहीं है। इसी गंभीर हालात को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए शहर के नाइट शेल्टर यानी कि रैन बसेरों की बदहाल स्थिति पर सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ कहा कि लोगों को ठंड से बचाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को तुरंत और ठोस कदम उठाने होंगे। कोर्ट की टिप्पणी बेहद संवेदनशील थी। जजों ने कहा, अगर भगवान न करे हम में से किसी को भी एक रात वहां गुजारनी पड़े तो पता नहीं क्या हाल होगा। इसलिए इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह टिप्पणी बताती है कि हालात कितने चिंताजनक हैं। आपको बता दें, दिल्ली इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों और मजबूर लोगों को झेलनी पड़ रही है जिसके पास सिर छुपाने की कोई पक्की जगह नहीं है। इसी गंभीर हालात को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए शहर के नाइट शेल्टर यानी रैन बसेरों की बदहाल स्थिति पर सख्त रुख अपनाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, रैन बसेरों की सख्ती पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया गया है, इसको लेकर और क्या जानकारी है और सुनवाई जो होनी है दिल्ली हाई कोर्ट में? बिल्कुल, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया है। बेसिकली क्या है, एक सुनवाई के दौरान जब जस्टिस हरिशंकर की बेंच थी वो सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने टिप्पणी की थी कि दिल्ली में जो पारा है वो लगातार गिर रहा है और ऐसे में हमने देखा है कि कई ऐसी जगह हैं दिल्ली, खासतौर से वो इलाके जहाँ पे लोग इलाज कराने एम्स के पास आते हैं, वहाँ पे उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती तो वो खुले में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उनको रहने की जो व्यवस्था नहीं है और वो खुले में रह रहे हैं और जो टेम्परेचर है वो लगातार कम हो रहा है, ऐसी जो समस्या है उस समस्या को देखते हुए एक टिप्पणी की गई थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इस पर सो मोटो लिया और जो दिल्ली अर्बन सोसाइटी है और इसके अलावा जो सरकार है और दिल्ली सरकार है, इनसे ये कहा था कि ये अपना इस मामले पर जवाब दाखिल करे। हालांकि दिल्ली में शेल्टर होम्स बहुत हैं,
जिसमें लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह पे शेल्टर होम्स नहीं है। जी। खासतौर पे एम्स या ऐसी जगहों पे, रेलवे स्टेशन के आसपास की कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ लोग रहते हैं मजबूरी की वजह से, वहाँ उनको रहने की व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसे में शेल्टर होम्स को और अरेंजमेंट किए जाए और जो लोग ऐसी स्थितियों में रह रहे हैं उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किए जाएं। इसके लिए दिल्ली सरकार से और जो दिल्ली अर्बन जो मिनिस्ट्री है उससे भी कहा है कि इसके लिए काम करें। कोर्ट ने यहाँ तक टिप्पणी करते हुए कह दिया था कि अगर इन हालातों में हमें रहना पड़े तो भगवान जाने हमारे क्या होगा। मतलब ये कि जो उनका कहना था कि जो स्थितियां हैं वहाँ की और जो स्पेसिफिक एम्स के बाहर की स्थिति होती है, क्योंकि एम्स में ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए और सभी के पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो होटल या धर्मशालाओं में रह पाए, तो उनको मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन या आसपास की जगहों में, ऐसी जगहों पे रहना पड़ता है जहाँ पे उनके पास छत भी नहीं होती। इसको देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे सो मोटो लेके एक निर्देश जारी किया है और अब आज जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो दिल्ली सरकार है, अर्बन मिनिस्ट्री है, और वो अपना जवाब दाखिल करेंगे और ये बताएंगे कि उन्होंने दिल्ली में कितने शेल्टर होम्स बना रखे हैं और आगे क्या उनके प्रोसेस हैं। दूसरी बात ये कि जो कोर्ट का संज्ञान था वो बेसिकली ऐसे इलाकों के लिए थे जहाँ पे शेल्टर होम्स नहीं है और लोग बहुत ढेर सारी संख्या में रहते हैं। इसके लिए क्या उन्होंने कोई कदम उठाया या फिर ऐसा कुछ सोच रहे हैं? जब ये अपना जवाब दाखिल करेंगे इसके बाद कोर्ट इसमें कोई दिशा निर्देश जारी करेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि रैन बसेरों की बदहाल स्थिति पर सख्त रुख अपनाया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। वहीं आज कोर्ट में सुनवाई भी होगी। अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे एसआईआर को लेकर। यूपी में एसआईआर की ढिलाई पर चुनाव आयोग सख्त। 8 विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ किए गए तलब। 48 घंटों के भीतर मतदाताओं की समस्याओं का निस्तारण अनिवार्य। 8 विधानसभा क्षेत्रों में 10 से अधिक प्रकरण लंबित। अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण या एसआईआर कार्यों में लापरवाही पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने सख्त रुख अपनाया। बुक द कॉल विद बीएलओ योजना के तहत 48 घंटे के भीतर मतदाताओं की समस्याओं का निस्तारण अनिवार्य होने के बावजूद 8 विधानसभा क्षेत्रों में 10 से अधिक प्रकरण लंबित पाए गए। इस पर सीओ ने संबंधित सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीओ नवदीप रिढ़वा ने प्रदेश के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप निर्वाचन अधिकारियों और ईआरओ के तहत एसआईआर कार्यों की समीक्षा की। जिन 8 विधानसभा क्षेत्रों में 48 घंटों से अधिक समय 10 से ज्यादा मामले लंबित मिले, उनमें मुरादाबाद ग्रामीण, शिकोहाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, चायल, मधुबन, कुंदरकी, मनकापुर और मुरादाबाद नगर शामिल है। सीओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बूथवार नियमित समीक्षा हो और किसी भी स्थिति में कोई भी प्रकरण 48 घंटे से अधिक लंबित ना रहने पाए। सीओ ने सभी जिलों को निर्देशित किया कि 18 जनवरी को दोबारा प्रत्येक बूथ पर ड्राफ्ट मतदाता सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए। इस कार्य में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट, ग्राम प्रधान और पार्षदों का सहयोग लिया जाए। मतदाता जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरीके से सीओ ने आदेश दिए हैं कि 48 घंटों के अंदर अंदर एसआईआर प्रक्रिया पूरी की जाए, इसको लेकर और क्या जानकारी आई है? बिल्कुल, देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा जो एसआईआर की प्रक्रिया जिनकी देखरेख में उत्तर प्रदेश में हो रही है, उन्होंने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि एसआईआर में किसी का नाम भी न कटे। और यही कारण है कि लगातार 6 तारीख यानी 6 जनवरी को जिस दिन एसआईआर की लिस्ट आई थी, उसके बाद से इसके बाद को तेज कर दिया गया। 2,90,00,000 नाम काटे गए थे, कुल कटे थे। तो उसके बाद से लगातार इस बात के प्रयास है कि जो नाम कटे हैं उनमें से अधिक नामों को जोड़ा जा सके। और यही कारण है कि न सिर्फ निर्वाचन आयोग बल्कि जो तमाम राजनीतिक दल जिनका आपने जिक्र किया वो भी लगातार इस काम में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि अब ये निर्देश दिए गए हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि जो एसआईआर की लिस्ट है, जो लिस्ट आई है काट छांट के बाद 18 जनवरी को जो सभी बूथ है प्रदेश के, उन पर उस लिस्ट को बीएलओ के द्वारा पढ़ा जाएगा ताकि जो उस बूथ के मतदाता हैं वो अपना नाम जान सके। इसके पहले 11 जनवरी को ही सभी बूथों पर लिस्ट रखी गई थी, प्रदर्शित की गई थी, ताकि जिनके नाम नहीं है या जिनको कंफर्मेशन करना है वो आकर अपने बूथ पर अपना नाम चेक कर ले। उसके बाद अभी 18 जनवरी को एक नई कवायद होनी जा रही है जब बूथों पर नाम को पढ़ा जाएगा। जी।
कुल मिलाकर देखा जाए तो जो निर्वाचन आयोग है उसकी कोशिश यही है कि तमाम अधिक से अधिक नाम जो अभी मतदाता सूची में नहीं है उनको शामिल किया जाए और इसी की प्रक्रिया में अब काम आगे बढ़ रहा है। जी, बुक द कॉल विद बीएलओ योजना के तहत बताया गया है कि 48 घंटे के भीतर मतदाताओं की समस्याओं का निस्तारण अनिवार्य होगा। इसके बावजूद भी अधिक लंबित पाए गए हैं प्रकरण, इसको लेकर और क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जब ये एफआईआर की प्रक्रिया चल रही थी उस समय भी निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बात को कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर आप अपने बीएलओ को आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए बाकायदा ऑनलाइन सर्विस भी जारी हुई थी, ऑनलाइन ऐप्स जारी किए गए थे जिनके थ्रू आप बीएलओ से आप अपने संपर्क कर सकते थे और 48 घंटे के अंदर बीएलओ को आपको वापस कॉल बैक करना होता था या आपसे संपर्क करना होता था ताकि आपकी जो दिक्कतें हो उसका निस्तारण किया जा सके। लेकिन तमाम बार ऐसी खामियां पाई गई जब बीएलओ संपर्क नहीं कर पाए या बीएलओ ने संपर्क नहीं किया, तो उसी के एवज में जो अभी आपने जिसका जिक्र किया ये वही काम था कि जहां पर करीब 10 से अधिक जो लंबित मामले थे उनमें स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग की तरफ से संबंधित अधिकारियों से मांगा गया है, जहां पर बीएलओ ने जवाबी कार्रवाई नहीं की है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि 48 घंटे के भीतर मतदाताओं की समस्याओं का निस्तारण अब अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं 8 विधानसभा क्षेत्रों में 10 से अधिक प्रकरण लंबित पाए गए हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आदित्य साहू होंगे झारखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष। आज होगी औपचारिक घोषणा। मंगलवार को नामांकन कार्य को संपन्न। आज राज्यसभा सांसद सह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू झारखंड भाजपा के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। प्रदेश कार्यालय में मंगलवार संगठन पर्व के अंतिम चरण के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए गहमागी रही। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव अधिकारी जुएल ओराम के द्वारा नामांकन कार्य को संपन्न कराया गया। केंद्रीय मंत्री सह चुनाव अधिकारी जुएल ओराम ने कहा कि नामांकन की समय सीमा के भीतर दोपहर 2 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक और राष्ट्रीय परिषद सदस्य के लिए 21 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने नामांकन किया, जिनके प्रस्तावक वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद विद्युत वरण महतो, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, विकास प्रीतम, बाल मुकुंद साहेब, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, प्रवक्ता रमाकांत महतो, महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती सिंह बने। आपको बता दें आदित्य साहू झारखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे और इसी को लेकर आज औपचारिक घोषणा होगी। मंगलवार को नामांकन कार्य पूरा संपन्न हो गया था। आज राज्यसभा सांसद सह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू झारखंड भाजपा के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। प्रदेश कार्यालय में मंगलवार संगठन पर्व के अंतिम चरण में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए गहमागहमी रही। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन पर रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव अधिकारी जुएल ओराम के द्वारा नामांकन कार्य को संपन्न कराया गया। केंद्रीय मंत्री सह चुनाव अधिकारी जुएल ओराम ने कहा कि नामांकन की समय सीमा के भीतर दोपहर 2 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक और राष्ट्रीय परिषद सदस्य के लिए 21 नामांकन प्राप्त हुए थे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। माघ मकर संक्रांति स्नान पर्व, घने कोहरे और भयंकर ठंड के बीच स्नान। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह। गंगा के सभी घाटों पर लोग स्नान, दान और पूजा। सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग है। माघ मकर संक्रांति स्नान पर्व की शुरुआत घने कोहरे और भयंकर ठंड के बीच हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। ढोल और दमाऊ की थाप के बीच देव डोलियों को लाया गया और गंगा में स्नान कराया गया। श्रद्धालु हर की पौड़ी गंगा घाट पर पहुंचे। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं दिखा। तड़के से गंगा के सभी घाटों पर लोग स्नान, दान और पूजा करते देखे गए। गंगा घाट पर आरती की गई। सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण में आना और एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति का एकादशी का शुभ फलदायी संयोग बन रहा है।
इस विशेष मुहूर्त में स्नान को उत्तम बताते हुए ज्योतिषविद महात्म्य बता रहे हैं कि नारायण ज्योतिष संस्थान के ज्योतिषाचार्य आचार्य विकास जोशी ने बताया कि आज बुधवार को दोपहर 3:07 पर सूर्य मकर संक्रांति मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उत्तरानारायण काल को शास्त्रों में शुभ माना गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान शुभ माना जाता है। बुधवार को दोपहर 3:07 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उत्तरानारायण काल को शास्त्रों में शुभ माना गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, सूर्य को अर्घ्य देना और दान करना विशेष फलदायी होता है। सुबह स्नान कर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना विशेष फलदायी रहेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, आज मकर संक्रांति का पर्व है और जिस तरीके से माघ मेला में स्नान चल रहा है, उसको लेकर और क्या जानकारी आ रही है? देखिए, धर्म और आस्था का प्रतीक सबसे बड़ा देश और दुनिया का माघ मेला गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाता है और इस बार ये दूसरा प्रमुख स्नान पर्व है। पहला स्नान पर्व जो था वो पौष पूर्णिमा का था, 3 जनवरी को था। ये दूसरा प्रमुख स्नान पर्व मकर संक्रांति का है और आज शाम से लेकर कल 15 जनवरी तक लोग आस्था की डुबकी त्रिवेणी में लगाएंगे और माना जाता है कि आज के दिन सूर्य उपासना का विशेष महत्व रहता है और आज के दिन अगर त्रिवेणी में संगम में स्नान किया जाए तो सारे जो पाप होते हैं उनसे मुक्ति होती है, पुण्य की बढ़ोतरी होती है और ऐसे में गंगा, जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में लाखों श्रद्धालु आज आके आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ये बहुत माघ मेले का प्रमुख स्नान पर्व है और देश दुनिया से लोग आकर यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं और इस बार चूंकि कुंभ से सबक लेते हुए सरकार ने इस बार श्रद्धालुओं को, भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए जो माघ मेला का सीमा क्षेत्र है वहां तक वाहन जाएंगे। वहां से लगभग 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर स्नान घाट बनाए गए हैं और चाहे अरैल का घाट हो, फाफामऊ का घाट हो, संगम के घाट हो, सब पर भक्त आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं। तो आज मकर संक्रांति के पर्व पर माघ मेले में श्रद्धालु और भक्तों का स्नान क्रम जारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि माघ मकर संक्रांति स्नान पर्व आज है और घने कोहरे और भयंकर ठंड के बीच स्नान जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।